सीढ़ियों के नीचे भाग एक। क्या आप जानते हैं कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद रखने का मतलब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि जिंदगी की गारंटी होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है। एक बंगला जहां सीढ़ियों के नीचे बना एक छोटा सा दरवाजा सालों से बंद है। लेकिन सवाल यह है, वो बंद है बाहर से या अंदर से। ये कहानी शुरू होती है मेघा सेन से। उम्र करीब 29 साल, पेशे से लेखिका और स्वभाव से अकेली। 2 बेस्ट सेलर किताबें लिख चुकी थी, लेकिन अब उसकी तीसरी किताब के लिए उसे कुछ खास चाहिए था। एक ऐसी जगह जहां शोर ना हो, लोग ना हो, बस सन्नाटा हो और वो अपने शब्दों में डूब सके। उसे शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक बंगला किराए पर मिला। बहुत सस्ता। लेकिन सस्ता क्यों, ये सवाल उसके मन में जरूर था। लेकिन उसने सोचा, शायद पुराना है या दूर दराज है, इसलिए। जब मेघा उस बंगले पर पहली बार पहुंची तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बंगला दिखने में बेहद पुराना था। दीवारों पर लाल ईंटें, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और एक झूला जो बिना हवा के भी हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर सालों से किसी के इंतजार में खड़ा हो। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब थी एक जगह, सीढ़ियों के नीचे बना एक छोटा सा दरवाजा। इतना छोटा कि उसमें सिर्फ कोई बच्चा ही झुककर घुस सकता था। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके ठीक सामने एक पुरानी गुलाबी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख सीधी मेघा को घूर रही थी। शाम को घर का ब्रोकर आया। नाम था राजन। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो बात करते करते अक्सर निगाहें चुराता था। उसने कहा, मैडम, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो जो सीढ़ियों के नीचे छोटा दरवाजा है उसे मत खोलिएगा। मेघा ने तुरंत पूछा, क्यों? राजन थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बंद रहें तो ही बेहतर होता है। और जाते जाते उसने एक वाक्य और जोड़ा, अगर कभी रात के 2:30 या 3 बजे आपकी नींद टूटे तो समझ जाना कि कोई जाग रहा है। पहली रात आई। घर में बिजली थी, लेकिन लाइट बार बार झपक रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थीं। रात के करीब 2:47 हुए थे। अचानक मेघा की नींद खुली। कोई आवाज नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। मेघा। वो उठी, टॉर्च लेकर नीचे गई। सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सीढ़ियों के नीचे गई, उसकी रूह कांप गई। वो छोटा दरवाजा वैसे ही बंद था, लेकिन उस पर किसी ने नाखून से खरोंचें की थीं। और उसी जगह एक गुलाबी गुड़िया रखी थी, खिला, बिल्कुल साफ। मेघा को याद था कि ये गुड़िया पहले वहां नहीं थी। वो सोच में पड़ गई कि क्या कोई और भी इस घर में है। अगली रात 2:47 पर फिर वही दस्तक की आवाज, टॉक टॉक टॉक। अब की बार वो सिर्फ दरवाजे पर नहीं थी, साथ में एक सरसराहट भी थी, जैसे कोई जमीन पर खिसकता हुआ आ रहा हो। मेघा डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगले दिन उसने अपने मोबाइल कैमरे को उसी दरवाजे की तरफ सेट कर दिया। अगर मेरा वहम है तो सच सामने आ जाएगा, उसने खुद से कहा। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी सांस रुक गई। कैमरे में एक परछाई दिखी थी, छोटी सी, मानो किसी बच्चे की। वो दरवाजे से बाहर निकली और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। कुछ सेकंड तक वो दिखी, फिर कैमरा ब्लैक हो गया। अब तक मेघा को यकीन हो चुका था कि घर में कोई है, कुछ है। शायद कोई आत्मा या कोई पुरानी याद जो मिटना नहीं चाहती। और ये रहस्य कहीं ना कहीं उस छोटे दरवाजे से जुड़ा हुआ था। कुछ दिन बाद अटारी की सफाई करते समय मेघा को एक पुरानी डायरी मिली। ऊपर लिखा था, आर्या, 2006। अंदर एक बच्ची की हैंडराइटिंग थी। उसमें लिखा था, मम्मी कहती हैं सीढ़ियों के नीचे का कमरा स्टोर रूम है, लेकिन वहां से हर रात कोई मुझे देखता है, मुझे बुलाता है, कहता है चलो खेलते हैं। लेकिन वो खेलने वाला नहीं है, वो मुझे खा जाएगा। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था। उस पर बस एक वाक्य लिखा था, अब मैं भी वही हूं। अब मेघा को समझ आ चुका था। जिस घर को उसने अपनी नई किताब के लिए चुना था, वो एक साधारण घर नहीं था। ये एक बंद कहानी है जिसमें पिछले किरदार आज भी जीवित हैं। और उस सीढ़ी के नीचे का दरवाजा सिर्फ एक कमरा नहीं, एक रास्ता है। ऐसा रास्ता जहां से लौटकर शायद कोई नहीं आता।
क्या आप जानते हैं कि अगली रात क्या होगा? क्या वो दरवाज़ा फिर खुलेगा या किसी और की नींद 2:47 पर टूटेगी? पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमें और शानदार कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती है। सीढ़ियों के नीचे भाग दो। दरवाजे के पीछे जो था, बंगले में सन्नाटा अब सामान्य नहीं था। वो खामोशी नहीं, एक किस्म की निगरानी थी। एक ऐसा जैसे दीवारों में आंखें हों, जैसे फर्श पर चलने वाले कदमों को कोई गिन रहा हो, जैसे उस छोटे लकड़ी के दरवाजे के अंदर कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो, इंतजार कर रहा हो और अब उठने को तैयार हो। मेघा पिछले 3 दिन से ठीक से सो नहीं पाई थी। उसके कमरे में हर रात लगभग उसी समय 2:47 पर कोई ना कोई हलचल होती। कभी दरवाजे पर दस्तक, कभी छत से गिरती धूल, कभी दीवार पर अचानक खरोंच के निशान। वो अब जान चुकी थी कि यह बंगला अकेला नहीं है। उस रात डायरी में आर्या की लिखावट पढ़ने के बाद मेघा की आंखें नम हो गई थीं। उस बच्ची ने डर के बीच कैसे जिया होगा, यह सोचकर ही उसकी रूह कांप गई थी। लेकिन उसे एक बात साफ समझ आ चुकी थी, इस बंगले में कुछ हुआ था। कोई कहानी दबी हुई है जो अब जागने लगी है। उसने तय किया कि वो उस दरवाजे के पीछे झांकेगी, अब और नहीं भागेगी। वो लेखिका थी और लेखक का काम होता है सच को सामने लाना, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। अगली सुबह वही पास के गांव गई, जहां का नाम था भूरी खेड़ा। वहीं की एक चाय की दुकान पर बैठे एक बूढ़े आदमी से बात करने पर कुछ ऐसा पता चला जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आर्या, उस बूढ़े ने नाम सुनते ही सिगरेट का कश छोड़ा और सीधा मेघा की आंखों में देखा। बिटिया, तुम किसके कहने पर वहां गई थी? किसी के कहने पर नहीं, मैंने खुद चुना। गलती की है, बहुत बड़ी गलती। उसने जो बताया वो दिल दहलाने वाला था। साल 2006 में इसी बंगले में एक जोड़ा रहता था, विशाल और रश्मि, और उनकी 9 साल की बेटी आर्या। पढ़ा लिखा, सभ्य, शांत परिवार। लेकिन कुछ ही महीनों में सब बदल गया। मोहल्ले वालों के अनुसार रश्मि अजीब हरकतें करने लगी थी। दिन में घर के बाहर बैठकर हवा से बातें करती, रात में चीखती। और आर्या, वो अचानक गुमसुम रहने लगी थी। एक रात अचानक पूरे परिवार के चीखने की आवाजें आईं, लेकिन जब लोग पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर विशाल और रश्मि की लाशें मिलीं, बुरी हालत में। और आर्या गायब थी। 2 दिन बाद उसकी लाश भी मिली, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें नहीं थीं और वो उसी सीढ़ियों के नीचे के दरवाजे में बैठी मिली थी, जैसे किसी ने उसे वहां बैठाया हो या उसने खुद को वहां बंद कर लिया हो। कहानी सुनकर मेघा का दिल बैठ गया। क्या वो अब उसी आत्मा के साथ रह रही थी? लेकिन डर के साथ अब उसके भीतर एक और भावना जन्म ले चुकी थी, जिज्ञासा। और यह भावना लेखकों की सबसे खतरनाक ताकत होती है। वह रात को पूरी तैयारी से लौटी, हाथ में टॉर्च, कैमरा और एक पूजा का धागा जो उसे गांव की एक बूढ़ी औरत ने दिया था। इससे बंधे रहना, उसने कहा था, और कोई भी नाम लेकर पुकारना मत, कभी नहीं। मेघा रात 2:30 पर उठी और धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे पहुंची। वहां अब भी वही दरवाजा था, जंग लगा, बंद। लेकिन अब कुछ अलग था। वो हिल रहा था, जैसे अंदर से किसी ने उसे धकेला हो। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे का हैंडल घुमाया। कर दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था, पूरी तरह अंधकारमय। दीवारों पर पुरानी नमी, फर्श पर गीली मिट्टी, और बीचों बीच रखी थी एक लकड़ी की छोटी कुर्सी, और उस पर बैठी थी एक गुड़िया। वही जो पहले भी दरवाजे के बाहर मिली थी। अब उसमें कुछ बदला था। उसकी दूसरी आंख भी गायब थी। लेकिन उससे भी डरावनी चीज थी, दीवार पर लाल रंग से लिखा एक वाक्य, अब तुम भी खेलोगी। अचानक पीछे से हवा का एक झोंका आया और मेघा का टॉर्च गिर गया। अंधेरे में उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। वह भागी, दौड़कर बाहर निकली, लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। उस रात उसे बुखार हो गया, पूरे शरीर में कंपकंपी, उलझा हुआ सपना। और उस सपने में वो बच्ची बार बार कहती रही, मेरे साथ खेलो प्लीज, मैं अकेली हूं। अगले दिन मेघा ने खुद को आईने में देखा।
उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, होंठ सूख चुके थे और उसकी सांसें जैसे बहुत देर तक दौड़ने के बाद ली गई हों। लेकिन वो कुछ और देख रही थी। उसकी गर्दन के पास 3 नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ने की कोशिश की हो। उसने फैसला किया कि अब ये खेल खत्म होना चाहिए। उसने पूरी जानकारी इकट्ठी की, पुराने अखबार, रिपोर्ट्स, गांव वालों की बातें। उसे पता चला कि आर्या की आत्मा को कई बार वहां से हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार जो पुजारी आता वो या तो बीमार पड़ जाता या गायब हो जाता। एक बार एक स्थानीय पुजारी ने कहा था, उस आत्मा को बस शांति नहीं चाहिए, उसे साथी चाहिए। अब उसे समझ आ चुका था कि आत्मा किसी को डराकर भगाना नहीं चाहती, वो किसी को रोक लेना चाहती है। कोई जो उसके साथ उस कमरे में हमेशा के लिए रह सके, उसका खिलौना बन सके। इस डर के बावजूद मेघा ने उस रात खुद को कमरे के अंदर बंद किया। उसने टॉर्च जलाई और दरवाजा अपने हाथों से बंद कर दिया। अंदर खूब अंधेरा। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगीं। दीवार पर छायाएं बन रही थीं। हवा रुक गई थी और तभी एक कोना जो अब तक खाली था, वहां से एक हाथ बाहर निकला, पतला सफेद नाखून टूटे हुए। और फिर एक लड़की की परछाई जो झुकी हुई थी, मगर उसकी आंखें नहीं थीं। तुमने मुझे बुलाया? एक धीमी फुसफुसाती आवाज। तुम क्यों नहीं चली जाती? मेघा ने कांपते हुए पूछा। क्योंकि मैं भूली नहीं, और जब तक कोई मुझे याद नहीं करता मैं सो नहीं सकती। क्या तुम मुझसे कुछ चाहती हो? हाँ, उसने कहा। अपनी जगह। अचानक सब कुछ हिलने लगा। मेघा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। आर्या की जिंदगी, उसका बचपन, माता पिता की लड़ाइयां, उसकी मां का मानसिक संतुलन खो बैठना, और अंत में आर्या का अकेलापन, उसका वह कमरा, उसका डर और फिर उसकी मौत। मेघा की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, उसने कहा, और उसी पल पूरा कमरा शांत हो गया। गुड़िया जमीन पर गिर गई। दीवार से लिखा हुआ वाक्य मिटने लगा और वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। मेघा बाहर निकली। दरवाजा अब बंद नहीं था। कमरे में अब बदबू नहीं थी। पहली बार उसे लगा बंगला सांस ले रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात को सोते समय मेघा के तकिए के नीचे एक कागज मिला, सफेद कागज जिसमें सिर्फ एक बात लिखी थी। अगर तुमने मुझे भूलने की कोशिश की तो मैं फिर से खेलूंगी। भाग 2 समाप्त। क्लिफहैंगर बरकरार है। क्या मेघा आत्मा को शांत कर पाई, या अब वो खुद उसकी जगह बन चुकी है? सीढ़ियों के नीचे। भाग 3। अंतिम द्वार। कुछ दरवाजे सिर्फ खुलते नहीं, बदल देते हैं। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। मेघा अब वैसी नहीं रही थी जैसी वह पहली बार उस वीरान बंगले में आई थी। एक लेखक जो अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा ढूंढ रही थी, पर अब वह खुद एक कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी दास्तान जिसका अंत शायद उसी के भीतर छिपा था। हर सुबह उठने पर उसे अपना चेहरा पहचानना मुश्किल होता। कभी उसकी आंखों में आर्या की मासूमियत झलकती, तो कभी ऐसी थकावट जैसी बरसों पुराने अनुभवों से आती हो। और सबसे अजीब बात, कई बार जब वो शीशे में देखती तो उसे अपनी परछाई के पीछे एक और छाया दिखाई देती, एक छोटी बच्ची की, धीरे धीरे उसमें समाती हुई। उस रात के बाद उस बंगले की दीवारों में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजती थीं, जैसे हवा नहीं, कोई सांसें चल रही हों। मेघा को अब डर नहीं लगता था, बल्कि उसे लगता था कि वह सब कुछ उसी का हिस्सा बन चुका है। शायद वह आर्या की आत्मा से जुड़ चुकी थी, या शायद वो खुद ही उस आत्मा का अगला विस्तार बन रही थी। इसी गहराते भ्रम और बेचैनी के बीच एक दिन उसने फैसला किया, या तो मैं इस कहानी को खत्म करूंगी या ये कहानी मुझे खत्म कर देगी। वह फिर से सीढ़ियों के नीचे गई। जहां पिछली बार एक लकड़ी का छोटा दरवाजा था, वहां अब सिर्फ दीवार थी। मगर मेघा जानती थी, दरवाजा वहीं था। बस अब उसे देखने के लिए आंखों की नहीं, आत्मा की जरूरत थी। वह जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह शांत कर दिया। आसपास की हर आवाज रुक गई, हवा थम गई, और फिर अचानक एक झटका लगा। वह खुद को उसी अंधेरे कमरे में खड़ा पाया। सीढ़ियों के नीचे का वही कमरा, वही टूटी दीवारें,
वही गीली मिट्टी, वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी, पर अब उस कुर्सी पर कोई बैठा था। आर्या, वही मासूम चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में रोशनी नहीं, बस गहराई थी। तुम लौट आई, आर्या बोली, जैसे कोई पुरानी दोस्त। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मेघा की आवाज कांप रही थी। तुम्हें, आर्या ने कहा, किसी को जो समझे, जो रुके, जो भूल ना जाए। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती आर्या, लेकिन मैं यहां हमेशा नहीं रह सकती। आर्या ने धीरे से सिर झुकाया और उसकी आंखों की जगह पर सफेद रोशनी चमकने लगी। तो चलो एक आखिरी खेल खेलते हैं। अगर तुम जीत गई तो आजाद, अगर हार गई तो मेरी। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। पूरी जगह जीवित सी लगने लगी। दीवारों पर छायाएं उभर आईं, जाने पहचाने और अनजाने चेहरे, वो सब जो कभी इस बंगले में आए थे और लौट कर नहीं गए। हर चेहरा कुछ कह रहा था। कोई मदद मांग रहा था, कोई चीख रहा था, कोई सिर्फ घूर रहा था। और उन्हीं में से एक चेहरा मेघा का था। हाँ, उसकी खुद की परछाई अब बाहर थी। ये क्या है? वह चिल्लाई। ये वो है जो तुम बन चुकी हो, आर्या बोली। अब तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, तुम्हारी कहानी, सब कुछ मुझसे जुड़ चुका है। लेकिन क्यों? मेघा लगभग रो पड़ी। क्योंकि तुमने मेरी कहानी लिखी, अब मैं तुम्हारी लिखूंगी। मेघा दीवारों से टकराई, कोनों में जगह ढूंढी, लेकिन हर रास्ता बंद था। तभी दीवार में एक हल्की सी दरार उभरी, ठीक वहीं जहां पहले वह छोटा दरवाजा हुआ करता था। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, आर्या की आवाज गूंजी। बाहर निकलो, या हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। मेघा ने पूरी ताकत लगाई, दरवाजा खोला और एक तेज सफेद रोशनी में सब कुछ गायब हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह एक अस्पताल के बिस्तर पर थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे गांव वालों ने बंगले के बाहर बेहोश पाया था। 3 दिन तक वह कोमा में थी। लेकिन सवाल यह था, वो बंगले के अंदर गई कैसे? गेट तो सालों से बंद था। जंग से जरा हुआ। जब उससे पूछा गया, उसने बस इतना कहा, मैं जीत गई, शायद। कुछ महीने बाद मेघा ने अपनी नई किताब लॉन्च की। सीढ़ियों के नीचे, एक सच्ची कहानी। किताब बेस्ट सेलर बन गई। इंटरव्यूज, अवार्ड्स, तालियां, सब कुछ उसकी झोली में आ गया। लेकिन एक रात, जब वह अपने स्टडी रूम में अकेली बैठी थी, उसने किताब की पहली कॉपी उठाई और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कवर के अंदर एक तस्वीर लगी थी, आर्या की, उसी मासूम मुस्कान के साथ। लेकिन अब उसकी आंखें थीं बिल्कुल मेघा जैसी। कहानी समाप्त। लेकिन क्या वाकई? या अब कोई नया लेखक उस बंगले की तरफ बढ़ रहा है? सीढ़ियों के नीचे, भाग 4। मृत आत्माओं का वर्चस्व। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, वो बस अगले शिकार का इंतजार करती हैं। उस रात के बाद से मेघा की जिंदगी 2 हिस्सों में बखट गई थी। एक जिसमें वो सीढ़ियों के नीचे जैसी बेस्ट सेलर किताब की लेखिका थी, और दूसरा जिसमें वो एक ऐसे साये से जुड़ चुकी थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हर सुबह उठने पर उसे अपना चेहरा वैसा नहीं लगता था जैसे वह पहले हुआ करता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई बहुत कुछ देख चुका हो, शायद जरूरत से ज्यादा। उसने कई बार कोशिश की कि उस बंगले की यादों को, आर्या की छवि को और उस लकड़ी के दरवाजे की आवाजों को भुला दे, पर हर बार कुछ ना कुछ वापस खींच लाता था। एक अनदेखा दरवाजा जो अब बंद होकर भी खुला था। एक दिन इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ। एक लड़की, एक पुराना बंगला एंड कैप्शन। मैं वहां गई थी और मैंने आर्या को देखा। उस सीढ़ियों के नीचे का वही दरवाजा था जो अब खुला हुआ था। मेघा कांप उठी। मैंने तो उसे हमेशा के लिए बंद किया था, फिर ये कैसे खुला? वो वीडियो देखने के बाद उसका सारा संतुलन हिल गया। उसने दरवाजा बंद किया था अपने शब्दों से, अपने वादों से। फिर ये दरवाजा आज किसके लिए खुला? तभी कहानी में एक नया चेहरा आया। विवेक श्रीवास्तव, एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री मेकर जो अंधविश्वासों और पैरानॉर्मल घटनाओं पर वीडियो बनाता था। उसने किताब पढ़ी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। मेघा की कहानी में बहुत कुछ काल्पनिक है, मैं वहां जा रहा हूं सच्चाई जानने। विवेक गांव को पहुंचा। उसी बंगले के सामने गेट खुला हुआ था।
मगर जंग अब भी लगा था, जैसे किसी ने उसे बाहर से नहीं, अंदर से खोला हो। वो अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ, कैमरे, माइक, टॉर्च और खुद के अहंकार से लैस। रात 11:45 पर उन्होंने शूट शुरू किया। सीढ़ियों के नीचे वही पुराना लकड़ी का दरवाजा था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। कमरे के भीतर वही पुरानी बदबू, सड़ी लकड़ी, दीवारों पर सीलन और एक टेबल पर पड़ी धूल भरी किताब। लेकिन इस बार कमरे की दीवार पर खून जैसे रंग से लिखा था, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। विवेक ने हंसते हुए कहा, अरे कोई प्रैंक कर गया होगा। लेकिन तभी टीम के एक मेंबर रोहन ने कहा, मैंने किसी को चलता हुआ देखा। पर्दों के पीछे टॉर्च उस ओर घुमाई गई मगर वहां कुछ नहीं था। कैमरे में कुछ कैद नहीं हुआ, लेकिन सबका चेहरा सफेद पड़ गया था। कमरे में कुछ था, कुछ ऐसा जो सांस ले रहा था पर दिखाई नहीं दे रहा। रात के 2:13 पर रोहन अचानक चिल्लाने लगा, मेरे अंदर कोई घुस रहा है। मेरी आंखें, मेरी यादें, बंद करो इसे, बंद करो। और तभी कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अब वहां था सिर्फ अंधकार और चीखें। कैमरे अब भी रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उसमें सिर्फ स्टैटिक नॉइज आ रही थी। अगले दिन की रिपोर्ट में सिर्फ यही दर्ज हुआ, रोहन गायब है, कोई सुराग नहीं। बंगले में सिर्फ एक कैमरा मिला जो जला हुआ था। विवेक इस अनुभव से हिल गया। उसने मेघा से संपर्क किया और कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, क्या ये सब सच है? मेघा ने बहुत शांत आवाज में कहा, वो अब सिर्फ आर्य की आत्मा का ठिकाना नहीं, अब वो जगह एक शिकारगाह बन चुकी है। आत्माओं का वर्चस्व शुरू हो चुका है। विवेक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कैमरा फिर से उठाया। मैं सब रिकॉर्ड करूंगा और साबित करूंगा कि यह सब दिमागी भ्रम है। अगली रात वह अकेला बंगले में गया। सीढ़ियों के नीचे का दरवाजा अब खुद ही खुल गया, जैसे कह रहा हो, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने भीतर कदम रखा और दरवाजा खुद बंद हो गया। अंदर अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि दीवारें धड़कती सी लग रही थी। हर ईंट जैसे कुछ कह रही थी। फिर दीवार से आवाज आई, अब तुम भी वही बनोगे जो हम हैं। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, छायाएं उभरने लगीं। आर्या, रोहन और दो अन्य चेहरे जिनका जिक्र कभी किसी किताब में नहीं था, वो सब अब उस कमरे का हिस्सा थे। तुमने हमें देखा, तुमने हमें सुना, अब तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। आर्या की आवाज अब विवेक के दिमाग में गूंज रही थी। कमरे की घड़ी रुक गई थी। मोबाइल बंद, कैमरा पिघल चुका था। सब कुछ रुक गया था, बस कमरा जिंदा था। फिर एक दरवाजा उभरा, वही पुराना लकड़ी का, लेकिन इस बार उस पर लिखा था, भाग 4, मृत आत्माओं का वर्चस्व। विवेक ने दरवाजा खोला और खुद को एक लंबे गलियारे में पाया। दोनों ओर कमरे, हर दरवाजे पर एक नाम, रोहन सुमन, आकाश और अब विवेक भी। हर कमरे से चीखें आ रही थीं, मुझे बचाओ, मुझे लिखो, मुझे सुनो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विवेक अब सिर्फ एक नाम था, एक दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ नाम। 2 हफ्ते बाद विवेक की टीम ने उसकी डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दी, लेकिन वीडियो में सिर्फ एक फ्रेम था, कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ वाक्य। अब जो देखेगा वो भी उसका हिस्सा बनेगा। उस दिन के बाद उस चैनल को बंद कर दिया गया, लेकिन वीडियो इंटरनेट से पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका। अब भी कुछ लोग वो वीडियो देख रहे हैं, और कई बार रात को जब सब सो जाते हैं, एक दरवाजा धीरे से खुलता है और कोई धीमी आवाज में कहता है, अब तुम्हारी बारी है। सीढ़ियों के नीचे भाग 5, अंतिम आहट। जिस दरवाजे को तुमने बंद समझा, वो दरअसल तुम्हारे भीतर खुल चुका है। बंगले से लौटे अब 6 महीने हो चुके थे। मेघा ने दोबारा लेखन बंद कर दिया था। रातों को अक्सर नींद के बीच उसका गला सूख जाता था, और जब उठती तो उसके पैरों के नीचे मिट्टी लगी होती, जैसे वह नींद में कहीं चली जाती हो। डॉक्टरों ने इसे पीटीएसडी कहा, पर मेघा जानती थी ये कोई मानसिक रोग नहीं, ये कुछ और है, कोई जुड़ाव जो उसकी आत्मा से चिपका है। एक रात उसने सपना देखा, वही लकड़ी का दरवाजा, पर इस बार उसके पीछे सिर्फ आर्या नहीं थी,
बल्कि सैकड़ों चेहरे बेमायने अंधकार में झूलते हुए, और हर किसी की आंखों से बस एक ही बात झलक रही थी, हमें मुकाम चाहिए। कोई अंत नहीं मिला। जब मेघा उठी, उसकी हथेली पर मिट्टी की एक लकीर बनी हुई थी और उंगली से खून टपक रहा था। उसी दौरान एक नया किरदार सामने आया, अनिरुद्ध। एक चुपचाप रहने वाला लेकिन किताबों का दीवाना लड़का। उसने सीढ़ियों के नीचे पढ़ी और उसमें कुछ ऐसा देखा जो बाकी दुनिया ने नहीं देखा था। एक पुराना कोड जो हर चैप्टर के आखिरी अक्षरों को जोड़ने पर एक संदेश बनाता था। वो अब तुमसे बाहर नहीं, भीतर है। अनिरुद्ध जान गया, ये कोई फिक्शन नहीं, यह चेतावनी है। वो सीधा गया मेघा के पास और कहा, आपने जो शुरू किया था वो अधूरा है। दरवाजा अब भी खुला है और अब ये तुम्हारा नहीं, हम सबका बोझ बन चुका है। मेघा चौंक गई। तुम कौन हो? मैं अनिरुद्ध रुका। उस आदमी का पोता हूं जो उस बंगले का चौकीदार था, जो लापता हुआ था। अब कहानी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगी, मेघा और अनिरुद्ध। दोनों ने तय किया कि अब वापसी जरूरी है, क्योंकि अगर ये न किया गया तो ये दरवाजा और भी आत्माओं को खींचेगा। वो दोनों रात के अंधेरे में बंगले की ओर बढ़े। गेट अब पूरी तरह खुला था, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। भीतर सब कुछ वैसा ही था, वही सीढ़ियां, वही दरवाजा। पर इस बार दरवाजे पर कुछ लिखा था, अब फैसला तुम्हारे भीतर से होगा। अनिरुद्ध ने मेघा से कहा, अगर हम अंदर गए तो शायद लौट ना सकें, लेकिन अगर नहीं गए तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। मेघा ने सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। कमरे के भीतर अजीब अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी उसमें समा रही थी। दीवारें अब भी सांस ले रही थीं। तभी अचानक कमरे की जमीन नीचे धसकने लगी और दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। वो अब एक सुरंग में थे। दीवारें जीवित थीं, हर इंच में जैसे किसी की चीख दबी थी। सामने एक बड़ा पत्थर था जिस पर खुदा था। संपूर्ण बलिदान ही अंतिम मुक्ति है। तभी सामने आर्या प्रकट हुई, लेकिन अब वह वही मासूम बच्ची नहीं थी। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन चेहरे पर अब दर्द नहीं, घृणा थी। तुम वापस क्यों आए? उसने पूछा। क्योंकि अब औरों को बचाना है, मेघा बोली। तुम बचा नहीं सकती, अब बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा तुमने खोल दिया था और हर आत्मा तुम्हारे शब्दों से जुड़ चुकी है। तुम्हारी कलम हमारी कैद बन चुकी है। अनिरुद्ध ने आर्या से कहा, तो हमें क्या करना होगा? इसे बंद कैसे किया जाए? आर्या ने इशारा किया दीवार की ओर। वहां एक और दरवाजा था, पूरी तरह सील किया हुआ, और उस पर लिखा था, एक को छोड़ना होगा ताकि बाकी मुक्त हों। मेघा कांप उठी। ये बलिदान मांग रहा था। किसी एक को खुद को इस शून्य में सदा के लिए बंद करना होगा। एक भयानक सन्नाटा फैल गया। अनिरुद्ध ने कदम आगे बढ़ाया। मैं करूंगा ये, उसने कहा। मेरे दादाजी की आत्मा भी यहां कैद है, शायद अब उन्हें शांति मिले। पर तभी मेघा ने उसे रोका। नहीं, ये मेरी गलती थी। मैंने इसे लिखा, मैंने इसे खोला, मैं ही इसे खत्म करूंगी। आर्या मुस्कुराई। तो चुन लो, आत्मा या कहानी। मेघा ने पीछे देखा। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ गई। किताबें, पुरस्कार, तालियां, और फिर वो सब लोग जो उसकी कहानी से बंध गए, हमेशा के लिए। मैं कहानी छोड़ती हूं ताकि आत्माएं आजाद हों। उसने दरवाजा खोला और खुद को उसमें समेट लिया। भयंकर चीख गूंजने लगी, दीवारें हिलने लगीं, पूरा कमरा थर्राया, और तभी सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग देख रहे थे, बंगला अब जमीन में समा चुका था। वहां अब सिर्फ एक मैदान था और बीचों बीच एक सफेद पत्थर जिस पर खुदा था। मेघा, जिसने कहानी से जीवन लिया और जीवन देकर कहानी को मुक्त किया। एक साल बाद अनिरुद्ध ने एक नई किताब लॉन्च की, अंतिम आहट, मेघा की अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना। किताब के पीछे सिर्फ एक लाइन थी, कुछ दरवाजे शब्दों से नहीं, आत्मा से बंद होते हैं। कहानी समाप्त, हमेशा के लिए, या शायद अगली बार दरवाजा किसी और की नींद में खुले। सभी भाग देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, जहां इस कहानी के हर रोमांचक एपिसोड आपको मिलेंगे। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।